फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं करोशन एंड इट्स कंट्रोल का। ये आपका यूनिट 4 में आता है। ठीक है, बीटेक के सिलेबस में सीबीएसई के हिसाब या यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार। ओके, तो इसमें क्या है, सबसे मतलब करोशन वाला पार्ट सबसे पहले स्टार्ट करते, फिर देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट एवर इज देयर। ओके, तो करोशन एंड इट्स कंट्रोल, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कंटेंट में। तो इंट्रोडक्शन, ओके, मतलब करोशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे जो भी होगा। कॉसेस ऑफ करोशन, थ्योरीज ऑफ करोशन, कौन कौन से थ्योरीज है करोशन को। ओके, देन फैक्टर अफेक्टिंग द करोशन। उसके बाद है आपको लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोशन, देन इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सीरीज, जैसे हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, तो वो भी कुछ प्रॉपर्टी अलग शो कर रहा था, तो इसके लिए भी कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सीरीज है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस को बताता है। ओके, तो उसके बाद है टाइप ऑफ करोशन, फिर देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द करोशन। आई थिंक ये दो बार हो गया। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द करोशन। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए तो इसमें क्या लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। डिस्ट्रक्शन का मतलब तो समझ ही रहे हो क्या होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि यदि मान लो क्या बोल सकते हैं आप लोग, मेटल का लॉस हो रहा है वहाँ से। ठीक है, यदि कोई आपके पास जिंक रॉड है या जैसा भी कोई मेटल होगा, उसका लॉस हो रहा है मान लो। ठीक है, बाई केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही नहीं है, यदि आप उसका थोड़ी सी मार रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। ओके, ये नहीं होता, उसको एरोशन बोलते, करोशन नहीं बोलते। यदि आप फिजिकली उसको डैमेज कर रहे हो, ओके, तो वो एरोशन में नहीं आएगा, सॉरी करोशन में नहीं आएगा। करोशन में कौन सा चीज़ आएगा, जो केमिकली मतलब डिस्ट्रॉय हो जिसका। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विथ इट्स एनवायरमेंटल, मतलब इसमें एनवायरमेंट का भी रोल रहेगा। ओके, उसके बाद क्या है, फिजिकल और मैकेनिकल वेयरिंग अवे ऑफ ए मेटल इज नॉट कॉल्ड करोशन बट इट्स कॉल्ड एरोशन। सेम चीज़ जो भी बताया, यदि आप फिजिकली उसको डैमेज कर रहे हो तो उसको एरोशन बोलेंगे, और थोड़ी सी मार रहे हो या किसी चीज़ से कुछ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एरोशन, नॉट करोशन। ओके, करोशन किसको बोलेंगे, जो केमिकली इफेक्टेड होगा। इफ करोशन एंड एरोशन टेक प्लेस टुगेदर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल्स टेक प्लेस वेरी मच फास्टर। अब मान लो दोनों हो रहा है, जैसे कि आप किसी को किसी मेटल को आप लोग मान लो हथौड़ी से मार रहे, कुछ करो, डैमेज हो गया। ओके, या जैसे भी होगा। ठीक है, जैसे कि स्क्रब रखा रहता है कहीं पे, तो वो जल्दी ज़्यादा करोड होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उसके जो करोशन की जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, या जिसकी भी देखोगे इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है जिसमें, तो उसमें करोशन जल्दी होता है। ओके, तो इम्प्योरिटी को भी डिफाइन करता है ये। तो इरोशन क्या होगा, इरोशन यदि होगा उसमें, तो करोशन आपका बहुत जल्द मतलब रेट ऑफ करोशन को बढ़ा देता है, और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या, करोशन इज ए अनइंटेंशनल अटैक, मतलब आप अनइंटेंशनल अटैक ऑन द मटेरियल बाय रिएक्शन विथ ए सराउंडिंग मीडियम। देखो आप अटेंशनली आप उसको डैमेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, किसी भी मेटल को हो गया, या फिर आयरन से बना कोई चीज़ हो गया, या जैसा भी होगा। ओके, तो आप उसको कोई, आपका इंटेंशन थोड़ी ना है कि आपको उसको ख़राब करना है, कुछ करना है। ये तो अपने से केमिकली नेचुरली हो रहा है आपका, केमिकल के द्वारा। ओके, केमिकल यदि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका हो रहा है। प्रोसेस बताऊंगा, आगे दिया हुआ है उसको। ठीक है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो जस्ट विल गो फास्ट। उसके बाद क्या है, द करोशन प्रॉब्लम विल बी वेरी सीरियसली कंसिडर इन ऑल दोज केसेस वेयर द स्ट्रक्चर और द इक्विपमेंट इट्स मीन टू लास्ट मेनी ईयर्स से 20 ईयर्स। यदि मान लो बहुत, या मान लो कोई, देखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होता है ना, आयरन से मेटल से ही बना होता है, आयरन नहीं बोलता मैं, मेटल से ही बना होता है। अब मेटल को यदि मान लो करोशन हो गया, तो बहुत सारा चीज़ दिक्कत आने लगता है। इंडस्ट्री में मान लो बहुत सारी चीज़ आयरन से ही बना हुआ है। ठीक है, यदि मान लो उसमें कुछ डैमेज हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस में तो आपको मेटल लॉस होगा ना बहुत ज़्यादा, तो आपकी जो प्योरिटी है ये सब बहुत ज़्यादा होनी। यदि कुछ मशीन चल रहा है उसमें करोट हो गया तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो करोशन बहुत ही सीरियस मैटर होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब डेफिनेशन ऑफ करोशन क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, द ग्रेजुअली वेयरिंग अवे ऑफ ए मेटल थ्रू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली वेयरिंग होता है, मतलब क्या बोल सकते हो, उसका क्षय होता है। ठीक है, ये मतलब है उसका। तो करोशन इज द deterioration of material by chemical interaction with their environment, and the term corrosion is sometimes also applied to the degradation of plastic, concrete and wood, but generally refers to metal. Okay, अब देखो corrosion अप्लाई भी कर रहे हैं इसमें डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक को, बट इसमें आप करोशन नहीं बोलना इसको। ठीक है, क्योंकि करोशन किसको बोलोगे, जिसमें मेटल का यदि लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब चीज़ों को। ठीक है, कंक्रीट यदि मान लो वुड है, पे ज़्यादातर करोशन का वर्ड का यूज़ किया जाता है, ये मतलब है उसका।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। अब नीचे आप लोग को दिख रहा होगा एक आयरन का क्या बोल सकते हैं, रॉड है समझो एक प्रकार से। ओके, एक लेफ्ट साइड में आप लोग देखिए तो कैथोड साइड दिया हुआ है रिएक्शन, और एक राइट साइड में क्या दिया हुआ है, एनोड साइड रिएक्शन दिया हुआ है। ऊपर में जो आप लोग को दिख रहा है ये वाटर ड्रॉपलेट। ओके, जब आयरन में है मान लो, ठीक है, यदि उसमें कोई मतलब क्या हो सकता है, गड्ढा हो जाता है जैसे भी होता है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये रस्टिंग उसमें हो रहा है कैसे, अब ये हो कैसे रहा है, अब ये देखिए आयरन, तो अभी जस्ट बताया आप लोगों को आयरन में। तो अब रिएक्शन क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे, जैसे आयरन का एक मेटल है यहाँ पे, तो आयरन का मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा, Fe2+ बनेगा। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ओके, तो अब देखो एनोड साइड रिएक्शन हो गया अब ये। अब कैथोड साइड में आइए, लेफ्ट साइड में। ओके, तो कैथोड साइड में क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4H+ दिखा रहा है और +4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है इसमें, तो ये सब आपस में मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। अब ये जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, ये कहाँ से आया होगा, ये एनोड के रिएक्शन से आता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ता है एनोड कैथोड, तो क्या होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ओके, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ गया, कैथोड उसको गेन करेगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई गेन करने के लिए तो होगा, तभी तो होगा। तो और ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है, तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन हो गया, H+ कहाँ से आ गया, वाटर ड्रॉपलेट से H+ आ गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। और क्या हो सकता है इसमें रिएक्शन, देखो यदि ये वाटर इससे फिर से यदि रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन वाटर और ये वाला तो OH- में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब ऊपर देखो क्या हो रहा है, अब आयरन की तरफ से क्या हो जा रहा है, देखो अब ओवरऑल हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो जो Fe2+ है, ओके, नीचे में और डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो Fe2+ होता है ना, वाटर से मिलके क्या करेगा, जो वाटर मिल रहा है उससे फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देता है ये FeOH2। ठीक है, ये जो वाटर निकला ना आपका कैथोड के रिएक्शन से जो वाटर निकला, और ये जो आप ऑलरेडी यहाँ पे Fe2+ है, तो ये दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, फेरस हाइड्रोक्साइड, सॉरी फेरिक नहीं, ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड। यदि 2+ होगा तो उसको फेरस बोलते हैं, और यदि आयरन 3+ ऑक्सीडेशन में होगा तो उसको फेरिक बोलते हैं। ओके, याद रखना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट से, वाटर के ड्रॉपलेट से, ओके, इन सबसे मिलकर क्या बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड .XH2। अब कितना वाटर मॉलिक्यूल है इसमें नहीं पता होता, इसलिए यहाँ पे X लिख दिया है। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है आपका फेरिक ऑक्साइड का, या इसको आयरन ऑक्साइड भी बोल रहे हैं। ओके, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलना है इसको, फेरिक और फेरस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। ओके, आगे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका जो रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे रस्ट होता है इसमें। ठीक है, यदि इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। कॉसेस ऑफ कोरोजन, अब कोरोजन कौन कौन से, क्या क्या रीज़न है उसके, जो कोरोजन है, ठीक है, वो यहाँ पे बताया है। द केमिकल कॉम्बिनेशन कंबाइंड स्टेट ऑफ द मेटल इज नोन एज ओर। अब यहाँ पे ओर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओर किसको बोलेंगे, जिसमें आपको क्या हो सकता है, कंपाउंड जहाँ से मिलता है आप लोगों को, प्योर कंपाउंड थोड़ा होता है अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में क्या होगा, ओर के फॉर्म में होता है। यदि मान लो आपको आयरन निकालना है, या आपको जैसे कि यही जो कोई भी एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन का कोई फैक्ट्री, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया कोई, और यहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री, तो वहाँ पे क्या चाहिए आप लोगों को, चूना पत्थर होना चाहिए ना, डोलोमाइट। उसका सोर्स क्या होगा, जो डोलोमाइट किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। यदि दो चीज़ का मिश्रण को या मिक्सचर को क्या बोलेंगे, और बोलते हैं। ठीक है, तो आप इससे क्या कलेक्ट कर सकते हो आप लोग, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है सीमेंट बनाने के लिए, जिप्सम हो गया, वाटर हो गया, और चूना पत्थर जिसको मैं डोलोमाइट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सब मिला के कुछ प्रोफेशनल में बनाते हैं इसको। ये हो गया आपका ये चीज़। अब आयरन के लिए बात करते हैं, तो आयरन के लिए और क्या होगा, जैसे हेमेटाइट हो गया, तो हेमेटाइट में सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है आपका ये आयरन। ओके, आयरन हो गया आपका, मैग्नेटाइट हो गया, और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, और यही है ज़्यादातर आप लोग को क्या, आयरन का जो ओर बोलते हैं उसको। इसको क्या करते हो, ये चट्टानों में मिलता है डेफिनेटली, पत्थर में। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, क्रश करके निकालेंगे, क्रश करने के बाद उसका सेपरेट किया जाता है, छोटे छोटे पाउडर बना देंगे। फिर पाउडर में जो मैग्नेटिक पार्टिकल है, चुंबक के थ्रू इसको घुमाते हैं। ये मेटलर्जी में पूरा प्रोसेस है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग एक बार पढ़िएगा मेटलर्जी को एक बार, तो समझ आ जाएगा इसका मतलब मेटल का एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ओर से। ये चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। ओके, ये हो गया, तो और हो गया आयरन का बता दिया। एल्यूमिनियम के लिए भी अलग अलग और होता है आपका। ओके, सेम चीज़। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, द ओर हैज़ लो एनर्जी, इट इज़ इन थर्मोडाइनमिक स्टेट, द एक्सट्रैक्ट मेटल हैज़ हाई एनर्जी, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल। अब यहाँ पे देखो,
थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है यदि आप उसको मेटल को चार्ज करो, मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, यही बोल रहा है उसका। अनस्टेबल का मतलब क्या होगा, डेफिनेटली वो स्टेबल पोजीशन में जाना चाहेगा। स्टेबल में जाने के लिए क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिएक्शन करेगा और कुछ ना कुछ स्टेबल फॉर्म बना देगा, ठीक है। तो जैसे कि रस्ट हो गया आपका, तो यदि मान लो इम्प्योरिटी है इसमें आपके आयरन में, ठीक है, तो तुरंत वो रस्ट होगा वहाँ पे। तुरंत मतलब ये भी केमिकली प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होता है, बट वो क्या होगा, स्टेबल पोजीशन में जाना चाहेगा, ठीक है। यही चीज़ बता रहे हैं। मेटल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट मतलब अभी देखो पहले क्या बताया था मैं, Fe2+ होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन 3+ में हो जाएगा, ओके। ये चीज़ होगा, मतलब चेंज हो रहा है ना इसमें, तो वही है, स्टेबिलिटी को गेन करेगा कोई भी चीज़ें। तो मेटल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द स्टेबल स्टेट बाय रिएक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड अंडरगोस कोरोसन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, और Fe2+ हो रहा था। यहाँ नीचे भी ये दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ रस्ट का सेम एग्जाम्पल। द करोटेड मेटल इज थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है, ठीक है। जो करोटेड होता है ना, वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हो जाएगा। ये सेम चीज़ है जो आपको मैं प्रोसेस बताया आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आयरन, जूम करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, देखो Fe2+ + 2OH-, ये क्या मिल रहा है दोनों, या वाटर मॉलिक्यूल जैसे भी करो, दो रिएक्शन दिया था ना और करके, तो ये Fe2, इसको बोलते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड, ओके। अब फेरस हाइड्रोक्साइड फर्दर किससे रिएक्ट करेगा आपका, ये हाँ, इसका चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाएगा आपका, Fe3+ में, ठीक है। ये वाला चीज़, तो उसको बोलते हैं फेरस, जो रस्टिंग फॉर्म कर रहा है वहाँ पे। अब आते हैं इफेक्ट और डिसएडवांटेज ऑफ कोरोसन। अब कौन कौन से इफेक्ट्स हैं या डिसएडवांटेज है कोरोसन होने से। द वैल्यूएबल मेटालिक प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी एटसेट्रा आर लॉस्ट ड्यू टू कोरोसन। अब यहाँ पे देखो, कंडक्टिविटी मतलब तो सभी समझते हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा यदि कोरोसन होगा तो, ओके। मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यदि मैलिबिलिटी किसकी वजह से होता है, वहाँ पे मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी होती है अलग से, उसको जब आप क्या करोगे, हैमर से पीटोगे या जैसे भी करोगे तो सीट के फॉर्म में आ जाता है मैलिबिलिटी का मतलब, तो वो भी प्रॉपर्टी खो देगी, ठीक है। मतलब टाइम पर उसको करोगे या हैमर मारोगे तो टूट जाएगा जल्दी से, ठीक है। ये चीज़ होगा यदि कोरोसन हो जाएगा तो उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉस हो जाती है। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी सेम चीज़ होगी, मतलब यदि मान लो नॉर्मल मेटल को यदि आप क्या बोलेंगे, मशीन के थ्रू यदि उसको खींच रहे हो तो वायर, जो वायर बनने का प्रोसेस है ना, वो चीज़ को बोल रही है डक्टिलिटी, मतलब वायर फॉर्म में आ जाता है। यदि कोरोसन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी उसको खींचोगे तो टूट जाएगा, वही चीज़ होता है इफेक्ट कोरोसन का। तो लाइफ ऑफ द मेटेलिक पार्ट ऑफ द मशीनरी इज़ रिड्यूस्ड। अब जो बहुत सारी चीज़ क्या होता है, देखो मेटेलिक चीज़ों से बना होता है मशीन में, तो उसमें भी डिसएडवांटेज आना चालू हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आप समझ ही रहोगे इस चीज़ को। एंड द प्रोसेस ऑफ कोरोसन इज़ वेरी हार्मफुल and it's responsible for the enormous wastage of metal in the form of its compound। अब मेटल इसमें बहुत देखो, यदि अब क्या बोल सकते हैं, कोरोसन का सबसे अच्छा एग्जांपल यदि आपको बताना चाहूँ तो, यदि मान लो, वैसे तो होता नहीं है इसमें, मेडिकली में यदि मान लो यदि कुछ कोई कोरोसन हो गया किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में कोरोसन होता है, ऐसा होता नहीं है, सब स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। क्यों बना होता है स्टेनलेस स्टील का, इसी की वजह से बनता है ना, ताकि उसको कोरोसन ना हो, ठीक है, करोड ना हो वो। यदि वैसा हो, यदि मान लो उसमें कोरोसन हो जाएगा तो कितना डेंजर हो जाएगा वो किसी मेडिकल के लिए, ठीक है। बॉडी में यदि कोई सर्जरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस केस में नहीं कर सकते उसको, ठीक है। इसलिए बहुत केयरफुली बनाया जाता है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे भी स्पैचुला से लेकर या कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है। ऑपरेशन के जो थिंग्स होते हैं जिससे ऑपरेशन किया जाता है या फिर यूज़ होता है मेडिकली कोई भी चीज़ें, ठीक है, उसको बड़े केयरफुली बनाया जाता है वो सब चीज़ों में। एंड अब और क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कोरोसन इज़ वेरी हार्मफुल ही होगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मेटल का बहुत ज़्यादा वेस्टेज है इसमें, ओके। एंड द फेलियर ऑफ द मशीनरी टेक प्लेस ड्यू टू द लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मशीनरी में भी नहीं होना चाहिए, यदि मशीन क्या हो जाएगा, कोरोसन हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। यदि मान लो बड़े बड़े कंपनियों में हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें यदि मान लो करोट हो गया तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल मटेरियल उसमें मिलेगा ना आपका, तो क्या हो जाएगा, बॉडी को भी नुकसान होगा। यदि कोई मान लो फूड प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके लिए बहुत केयरफुली किया जाता है सब चीज़ों को, मतलब मेटल ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, ओके। नहीं तो बहुत ज़्यादा देख रेख उसको देख रखना पड़ता है। एंड उसके बाद क्या है, द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द लॉस ऑफ मेटल ड्यू टू द कोरोसन। अब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कुछ एस्टिमेट दिया गया है, जैसे कि 2 to 2.5 बिलियन डॉलर पर एनम ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इतना ज़्यादा लॉस होता है मेटल का, ओके। यही चीज़ बोल रहा हूँ। अब ये कुछ कोरोसन का दिया हुआ देख लो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोसन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कोरोसन के लिए। जहाँ पे भी कोरोसन हो रहा है डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल जैसे ही मैं कोई वर्ड आता है तो समझ जाना कि वहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखा देखते हैं इसमें, मोस्ट ऑफ द कोरोसन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। सरफेस के ऊपर में इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव होता है उसमें। सच एज ए टाइप ऑफ कोरोसन इज नोन एज वेट कोरोसन। यहाँ पे वेट कोरोसन होगा, ठीक है। वेट कोरोसन मतलब डेफिनेटली वहाँ पे कोई लिक्विड चीज़ है या कुछ ना कुछ होगी, या इलेक्ट्रोलाइट होगा यदि साइंस की भाषा में बोलूँ तो, ओके। बिना इलेक्ट्रोलाइट के नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा बिना इलेक्ट्रोलाइट के। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोसन कैन बी टेकन iron as a example. When a metal like iron is exposed to the environment according to the electrochemical theory, corrosion of metal take place due to the formation of anodic and cathodic region. सेम चीज़ होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। अब इसको मैं बताऊंगा आप लोग को बोर्ड में, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल में। इसके पूरा रिएक्शन में ब्लैक बोर्ड में बताऊंगा, इसके बाद आप देखना लास्ट में। कैथोडिक रीजन ऑन द सेम मेटल सरफेस और when the two metal are in contact with each other in the corrosive medium, and these anode are cathodic and cathodes are formed due to the heterogeneity मतलब अलग अलग नेचर का होता है इसमें, ओके। एट द इंटरफेस ऑफ द मेटल एंड एनवायरनमेंट, सेम चीज़, ओके। दो अलग अलग चीज़ों पे होगा। एनोडिक कैथोडिक क्या होता है, अलग अलग होता है। हेटेरोजेनिसिटी का मतलब होता है डिफरेंट रीजन या डिफरेंट एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे देखो ना, मीडियम इलेक्ट्रोकेमिक्स क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट का भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ऑक्सीजन भी होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होगा ऑक्सीजन वाला, तभी तो होगा ना ज़्यादा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वहीं पे वो एनोड की ज़्यादा होगा, वहाँ पे कोरोसन। यदि जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे कोरोसन क्या हो जाएगा, उसकी मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है उसमें। देखेंगे जब पढ़ेंगे, जब वाटरलाइन कोरोसन, पेटिंग कोरोसन, ये सब में, ओके। तो आगे देखो अब क्या है, द हेटेरोजेनिटीज ऑफ मेटल सरफेस कुड डेवलप ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स लाइक on a metal surface if it is concentration of oxygen is different if in the metal of the area which is exposed to more oxygen act as cathode, ओके। क्या बोल रहे हैं, देखो मोर ऑक्सीजन, जहाँ पे ठीक से अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन द मेटल सरफेस इज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट, मतलब ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो मात्रा है, यदि वो दोनों रीजन में कैथोड में नहीं बोलता, यदि मान लो वाटर लाइन वाला ही बोलता हूँ, जैसे कि पानी के नीचे क्या हो जाएगा और पानी के ऊपर क्या हो जाएगा। यदि किसी मेटल को या किसी भी चीज़ को डालोगे जो मेटल से बना रहेगा उसको, तब जंग या कोरोसन कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इफ़ इन द मेटल एरिया विच एक्सपोज इज मोर ऑक्सीजन एक्ट एज अ, जहाँ पे मतलब क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली यदि पानी में डूबा हुआ है तो पानी का जो बाहर वाला चीज़ है, मान लो तो बाहर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो वो जो ऑक्सीजन वाला लेयर मतलब पानी के ऊपर वाला जो मेटल है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेटल का ऊपर वाला भाग जो पानी में ऊपर में है, डूबा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। यही बोल रहे हैं आप। अब कैथोड मतलब क्या होता है जानते ही हो आप लोग, कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा डेफिनेटली, ठीक है। यही लिखा देगा, ऑक्सीजन एक्ट एज अ कैथोड एंड द एरिया विच इज एक्सपोज टू लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड एक्ट एज एनोड। अब जहाँ पे ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम होगा, या क्वांटिटी नहीं बोल सकता, कॉन्सेंट्रेशन इज अ करेक्ट वर्ड, ओके। कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, जैसे कि पानी के नीचे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, मतलब क्वांटिटी कम होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, ओके। तो यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे एनोड के फॉर्म में काम आएगा। अब एनोड और कैथोड आपको पता चल गया। अब आपको ये पता चल गया कि कहाँ से लॉस होगा, तो ऑब्वियसली एनोड साइड से निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो एनोड यहाँ पे लॉस होगा, तो पानी के अंदर जो डूबा रहेगा ना वो जल्दी से कोरोसन होगा एज़ कम्पेयर टू आउटर लेयर ऑफ द आउटर लेयर। क्या चीज़, आउटर लेयर क्या हो जाएगा, जो आप डूबा है तो उसका आउटर लेयर क्या हो जाएगा, वो कम कोरोसन होगा। यही चीज़ बोलना चाहता है। जो पानी में डूबा है, और पानी में भी मतलब वाटर का भी नेचर कैसा है, ये भी डिपेंड करेगा कोरोसन रेट को बढ़ाने या कम करने के लिए। यदि सॉल्ट वाटर है तो ज़्यादा जल्दी से करोड करेगा, यदि सॉल्ट वाटर नहीं है तो कम करोड करेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ड्यू टू द कॉन्टेंट ऑफ टू डिफरेंट मेटल, यदि दो डिफरेंट मेटल है, एग्जाम्पल इफ़ कॉपर एंड आयरन आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, मान लो कॉपर है एक जगह और एक जगह आयरन रखा हुआ है, द फैक्ट द आयरन एक्ट एज ए एनोड। अब ये कैसे पता चल रहा है कि कॉपर यहाँ पे एनोड की तरह का मतलब काम कर रहा है या ये करे, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता चलेगा, ओके, जब आगे पढ़ेंगे इसको। देन द आयरन एक्ट एज एनोड एंड कॉपर एक्ट एज अ कैथोड ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। इलेक्ट्रोड के बीच में जो एनर्जी या पोटेंशियल होता है उसकी वजह से, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। इफ मेटल सरफेस सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस
यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर शहर है वो मान लो, ठीक है, यदि कोई मेटल होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर स्ट्रेस एक्ट एज एनोड, उस केस में भी क्या हो जाएगा, एनोड के फॉर्म में काम आएगा। तो दो चीज़ यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, यदि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, कम रहेगा, वहाँ वो एनोड की तरह काम करेगा। और यदि प्रेशराइज्ड होगा, मतलब यदि कोई चीज़, यदि उस मेटल को यदि आप प्रेशर, मतलब प्रेशर मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं चीज़ से, ओके, तो क्या हो जाएगा, एनोड की फॉर्म में काम आएगा। ये दो चीज़ यहाँ से सीखे आप लोग। उसके बाद क्या है, दस द एनोड एंड कैथोडिक एरिया आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कोरोसन मीडियम लाइक मॉइस्चर। अब मॉइस्चर होगा तो होना ही होना है, नो डाउट। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस सो दैट द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटल आयंस विच द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑब्वियसली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इसी को बोलेंगे। तो एनोड जहाँ पे होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो सिंपल मेटल लिखा हुआ है, यहाँ पे मेटल है ना, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नीचे दिया है आयरन का, तो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, फेरस आयन में चेंज हो जाएगा। देखो फेरस एंड फेरिक फिर से आ गया यहाँ पे, ओके। तो Fe2+ होगा तो फेरस बोलना, और Fe3+ होगा तो फेरिक बोलना। तो एट द कैथोडिक रीजन द रिडक्शन टेक प्लेस, एट द कैथोडिक रीजन रिडक्शन टेक प्लेस सिंस द मेटल एट कैथोडिक रीजन कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर, सो some constituents of the corrosive medium take part in the cathodic region, cathodic reaction. Since the cathodic reaction as a constituent of the corrosion medium are involved and they are more complicated and depend on the nature of environment. अब ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ एनवायरनमेंट पे, ओके। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैथोडिक रिएक्शन। अब कैथोडिक रिएक्शन को इसमें बताया है, मोस्ट कॉमन जहाँ पे होता है, या इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या होगा, और या ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होगा, सीधी बात। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का निकलना, और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ऐड हो रहा है वहाँ पे, ओके। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कैथोडिक रिएक्शन में दो चीज़ें यहाँ पे मिलता है आपको देखने, तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इफ़ द मीडियम इज एसिडिक, अब मीडियम एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ ज़्यादा होगा ना, एसिडिक का मतलब क्या होता है, H+ ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का अब्सेंस होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा। ये 2+ है ना, यहाँ पे 2H+ है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको सेटिस्फाई होने के लिए, तभी तो हाइड्रोजन H2 में चेंज हो जाएगा ये, मतलब देखो ना उसका वो चेंज हो रहा है, मतलब H2+ हो रहा है ना, 2H+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको दोगे तो सीधा गैस बन जाएगा, मतलब अपने फॉर्म में आ जाएगा वो। इफ़ द मीडियम इज न्यूट्रल और एल्कलाइन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा, यदि आप वाटर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ऑलरेडी वो सेटिस्फाई है वहाँ पे, ओके, तो वो O2 OH- में चेंज हो जाएगा और H2 लिबरेट करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा यहाँ से। और दूसरा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन का मतलब ऐड होगा यहाँ पे, ओके। इफ़ द मीडियम इज एसिडिक एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ऐड तभी ना होगा जब प्रेजेंस होगा ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी 4H+ ऑक्सीजन है और वाटर है, जो अभी हम लोग आयरन के रिएक्शन में देख रहे थे ना, वही चीज़ है यहाँ पे, तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है यहाँ पे। विद इफ द मीडियम इज न्यूट्रल और अल्कलाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, वाटर और ये OH में चेंज हो जाएगा। फिर यही तो हो रहे थे ना, ये OH हो गया और आयरन का Fe2+, ये आपस में मिलकर क्या बना रहा था, Fe2 फेरस हाइड्रोक्साइड बना रहा था, जो आयरन में रस्टिंग हो रहा था। तो कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा है वही तो बता रहा है यहाँ पे, ओके। एंड द मेटल आयंस यहाँ पे दिया देखो पूरा, लिबरेटेड एट एनोड एंड द सम आयंस OH- फॉर्म्ड एट कैथोड डिफ्यूज्ड टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम एंड द फॉर्म ऑफ ए कोरोसन प्रोडक्ट समवेयर बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। अब इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन। अब केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको थ्योरी ना देख के ना, रिएक्शन, यदि कहीं पे रिएक्शन आ रहा है ना, तो उसको रिएक्शन को जरूर लिखिएगा आप लोग, ओके। रिएक्शन में क्या होता है, एग्जामिनर ज़्यादा चेक नहीं करेगा फिर आपका ये जो थ्योरी लिखे रहोगे, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, ओके। यदि आप उसको जैसे कि रिएक्शन करके इस चीज़ को आप बता रहे हो, ठीक है, आपने कुछ वर्ड लिखा, रिएक्शन, ऑब्वियसली रिएक्शन याद है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो थ्योरी में, ओके। तो रिएक्शन पे ज़्यादा लिख के उसको याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए Fe2+ और OH4OH- है, तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब फेरस हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, आप नीचे में इसका नाम भी लिखिएगा, इससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, कि हाँ इसको पता है ये चीज़ है। तो फेरस हाइड्रोक्साइड बोलना, ओके। तो फेरस हाइड्रोक्साइड नीचे में लिखना ज़रूर आप लोग। तो इस टाइप से आपको लिखना है, रिप्रेजेंटेशन आप करोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा वो, ठीक है। इन एन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट
इनसॉल्युबल क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे इनसॉल्युबल है। ओके, ऑक्सीडाइज टू फेरिक, अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो Fe2+ से क्या हो जाएगा आपका 3+ में चेंज हो जाएगा। और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे जमने लगेगा फिर आपके मेटल सरफेस पे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे Fe4FeOH2 प्लस ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और वाटर, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, येलो कलर का रस्ट बना देगा। Fe2O3.3H2O यहाँ पे दिया है क्योंकि केमिकल रिएक्शन बैलेंस किया है। यदि आपको ऑरली पूछे तो XH2O भी लिख सकते हो आप लोग, ओके, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बैलेंस किया तो 3H2O लिखा दिया हो। प्लस H2 हाइड्रोजन लिबरेशन होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आपका येलो कलर का जो है रस्ट बनेगा। स्टार्टिंग में येलो कलर ही होता है जब रस्ट मतलब स्टार्ट हुआ रहता है, कोरोसन स्टार्ट होता है, ओके। बाद में जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तब ये होता है ब्राउन कलर में, ओके। आप लोग ब्राउन कलर का देखे होगे ज़्यादातर, तो रस्ट कलर येलो कलर से ब्राउन कलर बोलते हैं इसको, येलो टू ब्राउन रस्ट, ओके। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, यदि मान लो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे कम है या लिमिटेड है, ओके, तो फेरस हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक ऑक्साइड। देखो मैग्नेटिक नेचर भी दिखा, अब ऑब्वियसली आयरन का मैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड इट इज नोन एज ब्लैक रस्ट। तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक में चेंज हो जाएगा। यदि मान लो कोई क्या बोल सकते हैं, या जंग जो हो गया, ठीक है, वो यदि आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये समझना कि वहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, या ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है या तो फिर लिमिटेड क्वांटिटी में या मात्रा में है, ठीक है। वहाँ पे तभी क्या हो जा रहा है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है या मैग्नेटिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है वो, ओके। आयरन का जो मैग्नेटिक ऑक्साइड होगा उसमें चेंज हो जाएगा जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना डिफरेंस आप लोग। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। इसके पहले आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल में अभी आपको वाइट बोर्ड में बताने वाला, आप उसको देखिए। देखो ये है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो मैं आपको बता रहा था उसमें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है देखिए, मतलब डेफिनेटली आपका एक एनोड वाला चीज़ होगा वहाँ पे, मतलब एनोड वाला पार्ट होगा और एक कैथोड वाला पार्ट होगा, ओके। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे एक जिंक का जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो होता है इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको, ओके। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और यहाँ पे कैथोड मेटल का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे ना सेम नहीं हो सकता कभी भी, याद रखना। हाँ हो सकता है सेम, बट क्या डिफरेंट होगा, देखो मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिफरेंस है। ये कहाँ से पता चला आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है, बताऊँगा मैं उसको नेक्स्ट क्लास में। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला। यदि मान लो आपको सेम वाला मेटल रखना है यहाँ पे, सेम, तो इस एनोड में क्या आ जाएगा, इम्प्योर मेटल आएगा। मतलब इम्प्योर मेटल आएगा, जहाँ से आपको ऑब्वियसली वहाँ पे इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो कोरोसन ज़्यादा होगा, वो एनोड के फॉर्म में काम आएगा, ओके। और यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, प्योर मेटल रखना पड़ेगा, मतलब जिंक का ही बना। यदि आपको सेम वाला मेटल लेना है तो उसकी बात कर रहा हूँ, ओके। नहीं तो यदि डिफरेंट होगा तो भी चलेगा, जैसे मैं आपको अभी बताया उसमें, ओके, नोट्स में। तो यहाँ पे ये एनोड इससे जुड़ गया, ठीक है। किससे जोड़ दिया इसको हम लोग, वायर से जोड़ दिया। या यहाँ पे आप वोल्ट मीटर भी या एमीटर भी रख सकते हो, जिससे करंट मतलब कितना सप्लाई हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। सेम चीज़ें, ओके। ये बीकर है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये बीकर है, इसमें क्या है, इसमें जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। मतलब ये जो वाटर में क्या किया हमने, जिंक सल्फेट को डिसॉल्व कर दिया और उसको एक बीकर में डाल दिया, ठीक है। और उसके भीतर ही क्या किया हमने, जिंक यदि सोल्यूशन है तो उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डालना, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड मत डाल देना। तो ये ऐसे ही होता है, जिस सोल्यूशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जिस सोल्यूशन में बना हुआ है जिस मेटल, उसी मेटल का आपको ये डाल दिया आप लोग, ओके। तो ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, जिसमें कॉपर मेटल को आप एज अ एनोड एज अ इलेक्ट्रोड आप उसको डाल दिए। अब ये जो बना है यहाँ पे, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है, मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा नहीं, ये देखो H+ होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट के फॉर्म में तो नहीं होगा, ओके, जिंक 2+ के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे जो कॉपर होगा वो कॉपर 2+ के फॉर्म में होगा और सल्फेट 2- होगा, ये वाला। तो ये यही होगा ना सॉल्यूशन में, तो ना उसमें जिंक सल्फेट सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो सस्पेंशन हो जाएगा, सॉल्यूशन थोड़ा ना कहलाएगा फिर, ओके। तो ये जिंक सल्फेट यहाँ पे आया। अब ये Fe2 मतलब जिंक 2+ हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है, यहाँ से मेटल का लॉस होगा, देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। अब यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा,
जो जिंक सल्फेट है वो तो ठीक है, ये तो सोल्यूशन में घुल जाता है, जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो इसमें जिंक एज ए 2+ आयन के फॉर्म में रह जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना इसमें रहेगा, सोल्यूशन में थोड़ा ना घुलेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू इसमें चला आता है, इसमें चला। और मेटल गुड कंडक्टर होता है, पता आप लोगों को, तभी तो कंडक्टिविटी हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो कहाँ से होगा। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस मेटल में आता है रॉड में, ओके, जैसे इसमें कांटेक्ट किया तो यहाँ पे देखो Cu2+ है कि नहीं। अब इस कॉपर को क्या ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या काम करेगा ये, देखो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, जिंक सॉलिड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके वायर के थ्रू कहाँ चला जाता है, अनदर कंटेनर में, ओके, जिसमें आपके पास कॉपर का ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्ट्रोड है। तब ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये कॉपर इसको गेन कर लेगा, क्योंकि कैथोड का नेचर ही वही होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा वहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हमेशा एनोड किसके फॉर्म में काम आता है, ऑक्सीडेशन के, और कैथोड किसका काम करता है, रिडक्शन का, ओके, याद रखना। तो रिडक्शन होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, वही सॉलिड कॉपर बन जाता है। अब ये सॉलिड कॉपर ना यहाँ पे जमने लगता है फिर, ठीक है, यहाँ पे जमने लगेगा पूरा सॉलिड कॉपर। मतलब कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग क्या करोगे, रॉड को डालते हो पानी में और इलेक्ट्रिसिटी तो बुलबुला देखना यहाँ पे ना रॉड को घेर लेता है, उसी टाइप का होता है, जस्ट इमेजिन करने के लिए बता रहा हूँ वो चीज़, ऐसा नहीं। तो इसमें कॉपर का लेयर जमने लगता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मान लो यदि आपको कॉपर चाहिए होगा तो उसको क्या करते हैं, स्क्रैच करके ये प्योर कॉपर होता है, ठीक है, प्योर कॉपर, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता, तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा, अब इसको बोल रहा था मैं, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, मान लो यदि वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो हो गया है या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना पड़ेगा ना, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है, ओके। सॉल्ट ब्रिज बना होता है KCl का, इसको ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, छोटे लेवल पे, हाई लेवल पे नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत बेसिक है। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, किसको, न्यूट्रलिटी को, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यदि मान लो कहीं पे ज़्यादा हो रहा है या जैसा भी हो रहा है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, दोनों सेल में बैलेंस बना के रखता है ताकि करेक्ट, मतलब करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उसमें, ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसको कोरोसन, कोरोसन मतलब क्या बताया अभी, कोरोसन का लॉस ऑफ मेटल, यही तो बताया था मैं आपको, लॉस ऑफ मेटल, लॉस ऑफ मेटल, करेक्ट, मेटल का लॉस होना। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये एक बार में तो नहीं दिखेगा, जब मान लो इसको बहुत टाइम, मान लो 100 टाइम कर रहे हो उसको, तो ये जो आपका जो, मान लो फॉर एग्जांपल यदि आप इसको मान लो 1 सेंटीमीटर का लिए थे, 1 सेंटीमीटर लेंथ लिए थे इसका, जब इसको आपने कोरोसन में जब पार्टिसिपेट करवाया या जैसा भी हुआ, ठीक है, तब इसका क्या होगा, ये देखना पतला होने लगता है कभी भी, नीचे से जहाँ से भी लॉस होगा, मान लो इसका जो डिस्टेंस हो गया 0.8 सेंटीमीटर हो गया, तो ये जो लॉस हो रहा है ना मेटल का, तो लॉस ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है, कोरोजन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है कभी भी कोरोसन यदि होता है, या जहाँ भी कोरोसन होता है वहाँ पे टाइनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, बहुत ज़्यादा, थाउजेंड्स, जैसा भी हो, छोटा छोटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है जहाँ पे एनोड और कैथोड के फॉर्म में काम आता रहता है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, मतलब वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ इसको, कोरोसन के बारे में, ये कोरोसन होगा ज़्यादातर वहाँ पे, लॉस ऑफ मेटल का हो गया। तो कोरोसन जहाँ भी हो रहा है ना, ज़्यादातर इसको वेट कोरोसन में बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, ये वाला जो वहाँ पे वाटर था वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में काम आ रहा था। मतलब इलेक्ट्रोलाइट कंपलसरी होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट किसमें ज़्यादा, वेट कोरोसन में, वेट कोरोसन। अब एक होता है ड्राई कोरोसन, उसको भी बताऊँगा मैं जब उस टॉपिक में आऊँगा तो, ओके। तो जस्ट यही मैं आपको समझाना चाह रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ओके। सेम चीज़, ये वाला हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, कॉपर का कॉपर। यदि आपको एक और चीज़ के थ्रू बोलते हैं इसको, और जब बता रहा हूँ तो एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आप मतलब प्यूरिफिकेशन के लिए भी ज़्यादातर यूज़ होता है ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यदि गोल्ड को रिफाइनिंग करना है, सिल्वर को यदि आपको प्यूरीफाई करना है कैसे भी, तो प्यूरिफिकेशन के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वर्ड होता है उसमें यूज़, ओके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसमें, मतलब इम्प्योर मेटल को यहाँ पे रख कर क्या करते हैं, यहाँ पे प्योर मेटल रख दिया जाता है, तो जितना भी इम्प्योरिटी है मान लो उसमें, वो क्या हो जाता है, उसका जो प्योर इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जमने लगता है जो मेटल का होगा। सिल्वर प्लेटिंग में भी यही होता है, गोल्ड प्लेटिंग भी होता है, जो ज्वेलरी वाले जो करते हैं ना, छोटे छोटे वो लोग रखे रहते हैं सब चीज़ें पॉलिश करने के लिए, इलेक्ट्रो क्या प्लेटिंग बोल रहा हूँ ना,
तो किसी भी मेटल पे यदि आपको कोई चीज़ को पॉलिश करना है, जैसे स्पून हो गया, आप स्पून पे गोल्ड का उसको बना सकते हो कोटिंग करके थ्रू इसके इलेक्ट्रोकेमिकल, इसका जो मेथड है उसका यूज़ करके। सिल्वर को कोटिंग करना है तो सिल्वर को कोटिंग कर दो, प्लेटिनम को कोटिंग करना है तो प्लेटिनम को कोटिंग कर दो, और एज यू वांट, ठीक है। तो ये प्रोसेस का यूज़ करके आप उसको बना सकते हो। तो अब आगे चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।